ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। ठीक है। आज जो हम टारगेट करेंगे वो न्यूक्लियर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को करेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल मेन जोन है। तो इसमें से इंक्लूड जो होंगे, एक तो सेमी इंपीरियल जो तुम्हारा मास फॉर्मूला आता है, ठीक है, वैसे करवाना। ठीक है, सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो तुम्हारा शेल मॉडल। ठीक है, तो शेल मॉडल से पक्का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इसमें। या तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, ठीक है, या स्पिन पैरिटी। ठीक है, तो स्पिन पैरिटी पूछता है यहाँ से, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम थोड़े डीके के देखेंगे, डीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये तीन चीजों को टारगेट करना है अभी हमें। इन तीनों पे ही तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, थोड़ा और बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी हमें पता ही है सबको। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी अगर बात करें तो इसकी जो रेडियस रहती है, ठीक है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर साइज जो होता है, न्यूक्लियर साइज जो होता है, ठीक है, जो एटम की रेडियस जो रहती है, ठीक, जो न्यूक्लियर का साइज जो रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो ए की पावर 1/3। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो मतलब पता ही है सबको। तो ए की पावर 1/3 क्या हो गया हमारा, ये ऑर्डर हो गया। ठीक, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, या किसी भी एटम के लिए अगर रेडियस लिखनी हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, जो भी अब देखो इसमें लगातार नोट्स तो नहीं बन पाएंगे इसमें, और इतना टाइम भी नहीं है हम पे कि हम मतलब धीरे धीरे पढ़ें। तो अभी क्या करना है तुम समझो। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड करके उस पर यूट्यूब वाले चैनल पे डाल दूंगा, तुम उस पर जो भी नोट करना बाद में वो कर लेना। ठीक है, वरना नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ये क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है तो इनको नोट क्या करोगे, इनको बस इन पे प्रैक्टिस करनी। ठीक, तो अभी बस ईयरफोन लगाओ और इनको इसको वॉइस क्लियर है, पहले ये बता दो मुझे। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये अभी फिलहाल तुम इसको समझो, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जहां जहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन हम पार्टी करके भी कर देंगे यहाँ से। चलो, अब आते हैं अपने उस पर। ठीक, तो ये आर नॉट ए रेस टू दी पावर 1/3 इस तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ पर जो आर नॉट होती है इसको कहते हैं हम, ये एक तरीके से कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रेडियस कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1.2 से 1.3 फर्मी मीटर। ठीक है, आर नॉट की कितनी रेंज रहती है, इतनी रेंज रहती है। और 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये बेसिक चीज है तुमको। अच्छा, कई बार ठीक, ये न्यूक्लियर साइज हो गया। ठीक, इसमें न्यूक्लियर डेंसिटी जो रहती है, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी का जो ऑर्डर रहता है, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी का रहता है 10⁻17 किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर की। ठीक है, ये किसका ऑर्डर रहता है, जो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी रहती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी रहती है, बहुत ही हाई रहती है। अगर हम इसको अर्थ की डेंसिटी से कंपेयर करें तो अर्थ की डेंसिटी करीब 10⁻³ होती है, केजी पर मीटर। तो अर्थ के कंपैरिजन में क्या बहुत ही ज्यादा
डेंस होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी। अच्छा, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये लगभग होते हैं 10⁴ न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, 10⁴ न्यूक्लियॉन्स करीब होते हैं। ठीक, अच्छा, और इसमें बताने के लिए है, हाँ, एक इसमें फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की जो वैल्यू रहती है उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू रहती है -3/5 2J-1 अपॉन 2J+2, ठीक है, और इसके R स्क्वायर, ठीक है। J की वैल्यू, J होता है स्पिन होती है, ठीक है, जो हम शेल, ये किसके थ्रू आई थी, हम शेल मॉडल जब पढ़ेंगे इसको दोबारा पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू ये कहाँ से आई थी, शेल मॉडल से दी गई थी, ठीक है। तो जहाँ पे स्पिन पैरिटी की बात कर रही हो तो समझ जाना कि जहाँ पे स्पिन पैरिटी बात कर रहे हो तो कहाँ से बात कर रहे हैं, शेल मॉडल से रिलेटेड करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर बेसिक की, तो जब हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है, म्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, और बाइटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक, हमको क्या करना पड़ता है, इसमें प्रोटॉन के लग निकालने पड़ते हैं, न्यूट्रॉन का लग निकालने पड़ते हैं, तो सारे कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, वो कुछ मतलब सबको ऐड करके रहता है, ऑर्बिटल को, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी, ये तो सब बेसिक चीजें तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। और ये भी चीज पढ़ रखी होगी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला और देखो एक बार, इतना तो बेसिक है, ये तो सब कुछ पढ़ा होगा, ये थोड़ा नया होगा, इसको अभी दोबारा डिस्कस करेंगे जब शेल मॉडल में पढ़ेंगे, बाकी मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पढ़ा होगा। चलो, अब थोड़ा और, अब आते हैं सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला, ठीक है। सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला, जो हमारा नॉर्मल बाइंडिंग एनर्जी था, जो मास इफेक्ट था, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कि जो भी हमारी बाइंडिंग एनर्जी थी वो पूरे न्यूक्लियर मास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वेस सेकर ने, साइंटिस्ट था वेस सेकर, उसने एक मास फॉर्मूला डिराइव किया था कई सारी एनर्जी करेक्शन को कंसिडर करके, ठीक है। तो उसने जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी जो बताई थी, वो बताई थी उसने ए बी ए माइनस ए सी ए एस e⁻² माइनस ए सी जेड माइनस z-1 अपॉन e⁻⁻³ माइनस a-2z² अपॉन a और प्लस माइनस ए पी
e raised to the power 3/4। ठीक है, ये कंबाइंड क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन है किसमें, सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हमको मास डिफेक्ट लिखना होता है तो हम किस तरीके से लिखते थे पहले, जेड एम एन, सॉरी जेड एम पी प्लस जो न्यूक्लियर हमारे न्यूट्रॉन होते थे, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस जेड, ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इस तरीके से लिखते थे। और इसके साथ साथ इसमें डिफेक्ट में क्या हो जाता है, माइनस बीई और हो सकता है, ये तो हम पहले से देते ही थे, माइनस बी और कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी ऊपर वाला। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, जो पूरा मास डिफेक्ट आ जाएगा इसके थ्रू। ठीक, तो ये मास, अच्छा इस वाले सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला में ये टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए बी ये रिप्रेजेंट करता है हमारा वॉल्यूम एनर्जी करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी करेक्शन टर्म। ठीक है, सारे करेक्शन टर्म है, केवल अब मैं नाम लिख रहा हूँ। ठीक, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम में क्या हो गया, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/3, स्फेरिकल शेप होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर की अगर वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा, आर नॉट क्यूब ए की पावर 1, क्योंकि ए की पावर 1/3 थी, तो 3 होकर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो हमारा किसके प्रोपोर्शन रहता है, ये भी याद रखना है, ए के प्रोपोर्शन रहता है, तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पर ए की पावर कितनी आ गई हमारे पास, ये एस है, ये रहता है सरफेस एनर्जी टर्म। ठीक है, सरफेस एनर्जी करेक्शन। ये एसी है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कोलम्बिक एनर्जी करेक्शन। इसमें सबको क्या याद रखना है, तुमको ए की पावर याद रखनी है, बस ए की पावर किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, ये जो है ए वाला, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा असिमेट्री टर्म, असिमेट्री एनर्जी करेक्शन टर्म। ठीक है, और एपी रिप्रेजेंट करता है, ये करता है तुम्हारा पेयरिंग एनर्जी टर्म। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी करेक्शन। ठीक, तो तुमको याद रखना है कि वॉल्यूम में ए की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी, सरफेस में 2/3, ठीक है, इसमें 1/3, इसमें ए रहेगी क्योंकि ए स्क्वायर ऊपर है और नीचे ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, ए। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड आता नहीं है सिमेट्री से। अच्छा, पेयरिंग में क्या रहेगी, ए की पावर -3/4, ये कुछ एनर्जी के हैं टर्म्स हैं। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी की अगर बात करूं, ठीक है, तो जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है प्लस के, प्लस माइनस लिखा है ना, तो प्लस और माइनस कब आएगी, तो प्लस AP3, A3/4 ये तब होगी जब हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन इवन हो। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे होंगे, इवन इवन होंगे, तब ये क्या हो जाएगी, प्लस आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस हम कंसीडर करेंगे। ठीक, माइनस कम कंसीडर करेंगे जब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑड आएगी, मतलब दोनों ऑड होंगे, न्यूट्रॉन भी ऑड होगा न्यूक्लियस में और प्रोटॉन भी ऑड होगा, और इसकी वैल्यू 0 लेंगे जब इवन ऑड, ठीक है, या फिर ऑड इवन होंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे, एक इवन है एक ऑड है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको 0 कंसीडर करेंगे। क्लियर बात ये वाली। Yes, sir.
अच्छा, ये इस तरीके से मास दिया जाता है, मास कहते हैं, मास होगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, नहीं नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। हाँ, एक चीज और याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आए कि जो मीन मोमेंटम होता है वो किस तरीके से न्यूक्लियॉन का वेरी करता है ए के साथ। मीन मोमेंटम वेरीज विद ए। ठीक है, किस तरीके से ये मीन मोमेंटम वेरी करता है, तो मीन मोमेंटम को वेरी करने के लिए हम यूज करेंगे अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, अनसर्टेनिटी रिलेशन होता है हमारा, जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी की प्रोडक्ट जो होती है वो किस ऑर्डर की रहती है, प्लैंक कांस्टेंट की ऑर्डर की रहती है। ठीक है, एच क्रॉस अपॉन 2 पाई रहती है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जो एक ऑर्डर ले लिया एच क्रॉस के। ठीक, अच्छा यहाँ पर अब ये मेरे पास एटम है, तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है अंदर न्यूक्लियस के, अगर मेरी रेडियस आर है तो डेल्टा एक्स कितनी हो सकती है, 2r के इक्वल हो सकती है। ठीक है, डेल्टा एक्स कितनी हो सकती है, 2r के इक्वल हो सकती है। तो ठीक है, तो ये मैंने लगभग किसके रख दी, 2r, और मुझको क्या बताना है, डेल्टा पी की वेरिएशन बतानी है ए के साथ किस तरीके से हो रही है। ठीक, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, एच क्रॉस 2, आर की वैल्यू रख दूंगा आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अगर ए के साथ वेरिएशन कर देखूंगा तो डेल्टा पी यानी कि मीन मोमेंटम जो है वो कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1 - 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग उसमें हम अलग अलग क्वांटिटीज में ए से रिलेशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का बता दिया मैंने, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, मीन मोमेंटम ये रहा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, p² अपॉन 2m। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियॉन्स की वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ए की पावर -2/3। ठीक है, लेकिन एक बात रखना कि अगर तुमको काइनेटिक पूछे या फिर एवरेज काइनेटिक पूछे तो कौन सा जवाब देना है, ये रहा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर पूछे तो तुमको क्या जवाब देना है, -2/3। अगर वो तुमसे पूछ लेता है आरएमएस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर -1/3। ठीक है, तो ये इनके लिए तुम याद रख लेना डायरेक्टली, इनके अलावा कोई आता है तो देख लेना, इसमें कैलकुलेट कर लेना किस तरीके से वेरी कर सकता है वो। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स पर। न्यूक्लियर मॉडल में क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला था लिक्विड ड्रॉप मॉडल।
ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एलडीएम जिसको कहते हैं। दूसरा था शेल मॉडल। ठीक, तीसरा है हमारा कलेक्टिव मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ ये है। एलडीएम में मोस्टली क्वेश्चन एसईएमपी से आते हैं, एसईएमएफ से, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से आते हैं एलडीएम। ठीक है, तो इसमें एलडीएम में क्या कंसीडर किया था उन्होंने, न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह हमने क्या करा था, कंसीडर करा था। तो उन्होंने कहा था कि ये कई सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया था कि फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है। ठीक है, लेकिन जो इसके मैजिक नंबर हैं जिस पे न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी होती है, कि इसी नंबर पे क्यों स्टेबिलिटी होती है, इतने ही प्रोटॉन पे क्यों स्टेबिलिटी होती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्पिन नहीं दे पाया था स्पिन को, स्पिन पैरिटी, ये सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये फेलियर थे लिक्विड ड्रॉप की, जो किस में कंप्लीट हो गई थी, शेल मॉडल में और कलेक्टिव मॉडल। ठीक है, फ्यूजन को इस तरीके से बताते हैं कि अगर एक ड्रॉप में एक और छोटी ड्रॉप भी ऐड कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो कुछ इस तरीके से शेप कर देंगे और उसके बाद वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूजन और फ्यूजन को उन्होंने एलडीएम में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में हमारा, ठीक है, सिमेट्रिक फ्यूजन ऑकर होगा। कंडीशन फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक फ्यूजन। ठीक है, सिमेट्रिक फ्यूजन एक तरीके से इस टाइप का फ्यूजन होता है जिसमें एक न्यूक्लियस, ठीक है, जो Z और A, ठीक है, न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, Z है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, A है। ये जब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिमेट्रिकली यानी कि Z/2, A/2, और इसका भी Z/2 और A/2। ठीक है, और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फ्यूजन। ठीक है, तो अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो Q की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। इनिशियल मास यानी कि mZA माइनस, अच्छा ये दोनों का मास सेम होगा तो ट्वाइस लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ मास Z/2 और A/2। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, मुझे Q वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, अच्छा, mZA कैसे लिखते हैं, ये हमने बताया था अभी कि न्यूक्लियर का मास किस तरीके से होता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस Z प्लस A-Z A-Z, यहाँ से न्यूट्रॉन आ गया तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, Mn। ठीक, तो ये हमारे पास किसका आ गया, मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें से बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दो, बाइंडिंग एनर्जी माइनस करने, बाइंडिंग एनर्जी कितनी बताई थी, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से, माइनस AV, ए केवल पहला वाला नेगेटिव था याद रखना, सॉरी पहला वाला पॉजिटिव था, कंफ्यूज ना होके इसको ब्रैकेट पे ले लो, माइनस करना है ना बी, तो माइनस पहला वाला पॉजिटिव था, बाकी सारे कितना थे, 2/3। अब ये कौन सा, अब अगला टर्म कौन सा आएगा, सिमेट सरफेस एनर्जी आ गई, वॉल्यूम एनर्जी, वॉल्यूम टर्म आ गया, सरफेस टर्म आ गया। अब हमारे पास आएगा कूलम्बिक टर्म, ए सी Z-1, Z-1 अपॉन ए की पावर 2/3। ठीक है, माइनस, अब आ जाएगा एसिमेट्रिक टर्म, तो इसमें शायद प्लस था,
एक मिनट, एसिमेट्रिक टर्म के लिए एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, माइनस, माइनस एसिमेट्रिक टर्म, ठीक, और ये आ जाएगा a माइनस 2z² अपॉन a, ठीक है, और प्लस माइनस AP अपॉन a की पावर 3/4। तो ये ma लिख दिया मैंने। ऐसे ही mz/2 a/2 कर सकता हूँ, ठीक है, z की जगह क्या कर दो, z/2 कर दो, ठीक है, और a की जगह क्या कर दो, a/2, सेम लिख सकते हो। अगर तुमको पूछा है कि किस कंडीशन पर ये फ्यूजन अकर हो सकता है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, q वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट करना है तुमको, q कैलकुलेट करना है, और उसको कहाँ रख देना है, q को रख देना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक फ्यूजन। यहां से तुमको कुछ z² अपॉन a का टर्म मिल जाए, ठीक है, z² a टर्म किससे ग्रेटर देन होगा, कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी तुमको, ठीक। तो ये कहां से मिलेगी तुमको, इस वाली इक्वेशन से मिलेगी। तो ये इक्वेशन करनी है और ये वाली फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो ये ओवरव्यू बताया है किस तरीके से तुमको सिमेट्रिक फ्यूजन का अगर क्वेश्चन आता है तो ये q वैल्यू निकाल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, और z² अपॉन a की कंडीशन निकाल दो, क्या आएगी। ठीक, तो ये तो था तुम्हारे एलडीएम से क्वेश्चन, एलडीएम से अगर आएगा यहाँ से आने की उम्मीद है। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने मॉडल पर, शेल मॉडल। ठीक है, तो शेल मॉडल से जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ उस टाइप का आएगा, तुमको पोटेंशियल गिवन होगी। देखो शेल मॉडल में क्या होती है, पोटेंशियल होती है। तो शेल मॉडल में हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ साथ हमने एक और टर्म कंसीडर करते हैं इसको एक्सप्लेनेशन के लिए, फाई आर एल डॉट एस, ठीक है। इस तरीके से कुछ गिवन होगी, नहीं भी गिवन होगी तो कुछ शेल मॉडल में यहाँ से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, इस तरीके से पोटेंशियल दिया जाता है, ठीक। इसमें जो एनर्जीज होती हैं, एनर्जी के लेवल, वो नॉर्मल एटॉमिक वाले एनर्जी से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक। यहाँ पर जो एनर्जी के लिए, अब जैसे सपोज करो एटॉमिक सिस्टम की बात करूं, एटॉमिक सिस्टम में अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से सिस्टम है, p3/2 पर आता है, p1/2 नीचे आता है, ये कहाँ बात कर रहे हैं, एटॉमिक सिस्टम में, ठीक। जबकि न्यूक्लियर सिस्टम में हायर जे वैल्यू लो लो पर आती है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सिस्टम, ठीक है। न्यूक्लियर सिस्टम में p1/2 और p3/2, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हायर जे वैल्यू कहाँ लाई करती है, लोअर लाई करती है, किसमें, न्यूक्लियर सिस्टम में। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक। और जो, अगर इनके लिए सॉल्व करके हम एनर्जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, किसी भी सिस्टम में
एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n प्लस एल माइनस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में, ठीक है, न्यूक्लियर सिस्टम में एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से हम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक, और दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा स्प्लिटिंग के बीच में, ठीक है, जो स्प्लिट हो गए, ठीक है, और उनके बीच में मुझे डेल्टा ई निकालना। ठीक, तो अगर मुझको डेल्टा ई निकालना है, ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू होती है 2l+1 बाई 2 और 5r का मॉड, ठीक है, एवरेज वैल्यू। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा ये चीज। ठीक है, जैसे मैंने पोटेंशियल लिख दिया ना, तो वो भी कुछ इस तरीके से पोटेंशियल दे देगा। तो तुमको यहाँ से फाई जज करना है कि फाई क्या होगा, और वो तुमको कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना। अगर इस टर्म में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एनर्जी के 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो भी सुटेबल लगे उस टाइम पे वो लगा के देख लेना। 3, 1-1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का ही मिलता है न्यूक्लियर में सब। ठीक है, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा ई का एक ये हो गया। एल एल कैसे निकालेंगे, जी कैसे निकालेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये एनर्जी का एल हो गया। अच्छा, एक ए के टर्म्स में कई बार गिवन होता है, तो डेल्टा ई, ये तो फाइव के टर्म्स में हो गया, जो भी हमको कांस्टेंट दिया हुआ होगा। कई बार कुछ इस तरीके से दे देगा कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस के बी एल डॉट एस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बी हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी के टर्म्स में आएगी। ठीक है, तो तुमको ये जज करना है कि फाइव आर कितना होगा, ये तुमको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा। अच्छा, डेल्टा ई का एक ए के टर्म्स में फॉर्मूला है, वो है 2l+1 ए की पावर -2/3, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कुछ नहीं देखना, बस तुमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा अभी एनर्जी का हो गया। अब हम आते हैं स्पिन पैरिटी को किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं।